नमस्कार, मैं डॉक्टर अभया जुगलेकर शासकीय दूब महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज आप लोगों के साथ में मैं एमएससी सेकेंड सेम फूड एंड न्यूट्रिशन के फोर्थ पेपर फूड केमिस्ट्री के चैप्टर फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा करूंगी। फर्मेंटेशन या खमीरीकरण जो है किसी भी भोज्य पदार्थ के संरक्षण की सबसे पुरानी पद्धति है। इतना ही नहीं, हमारे देश में आदिकाल से भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए इस पद्धति का उपयोग न केवल शहरों में अपितु गांवों में भी किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि यह सबसे सस्ती, सबसे आसानी से होने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो जिस भोज्य पदार्थ को हम खमीरीकरण करते हैं उस भोज्य पदार्थ में रंग, रूप, गंध सभी की वृद्धि होती है और साथ ही पोषक तत्वों की भी वृद्धि होती है। यह शब्द खमीरीकरण जो है, इस शब्द की को लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड फर्मेंटम से यह शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है उबलना। यह एक प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का विशिष्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में और विशिष्ट वातावरण की उपस्थिति में सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है। यह प्रक्रिया जो है फर्मेंटेशन की या खमीरीकरण की जो प्रक्रिया है, सामान्य तौर पे कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर इन पर होती है और खमीरीकरण की प्रक्रिया के पश्चात कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर्स का जो है परिवर्तन अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड्स में होता है। इसको हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सामान्य तौर पे अगर हम भोज्य वस्तुओं को ऐसे ही रख देंगे तो भोज्य वस्तु में बहुत से ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो उस भोज्य वस्तु को सड़ाने का काम करते हैं। परंतु अगर हम खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं तो खमीरीकरण की प्रक्रिया से जो भोज्य वस्तुओं को खराब करने वाले बैक्टीरिया हैं उनका नाश होता है और ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण होता है जो खाने योग्य होता है। इस प्रक्रिया के अंत में जो हमको उपलब्धियां प्राप्त होती है, ये जिसके कारण से खमीरीकरण का अपना महत्व है, वो है कि हमको जो डाइजेस्टिव एंजाइम सामान्य तौर पे अगर कच्चे अवस्था में नहीं है उस भोज्य वस्तु में तो वो मिलते हैं। फेवरेबल बैक्टीरिया जिनको हम कीप्रोब बैक्टीरिया कहते हैं, हमको वो प्राप्त होते हैं और बहुत से ऐसे पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं जो सामान्य तौर पे कच्ची अवस्था में नहीं होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जब खमीरीकरण की प्रक्रिया होती है तो ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। हम इस प्रक्रिया को इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पर जैसे स्लाइड में प्रदर्शित किया गया है। ये बाईं ओर जो है यहाँ पे रॉ फूड्स हैं और यहाँ पे ये माइक्रोब्स हैं। ये माइक्रोब्स जो है इनके उपस्थिति में खमीरीकरण होता है और यहाँ पर हमने जो चित्र में बताया है कि दूध जो है, जैसे यहाँ पे दूध का परिवर्तन दही के रूप में होता है, इसी प्रकार से फल और सब्जियां जो है उनसे हम विनेगर जो है एप्पल साइडर विनेगर जो है बनाते हैं और जो है अनाज से हम बहुत से प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। इस प्रक्रिया में खमीरीकरण की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस प्रक्रिया में कभी कभी सूक्ष्म जीव जो है जो हमारे आसपास या उस भोज्य वस्तु के ऊपर होते हैं वही क्रिया करके खमीरीकरण की प्रक्रिया करते हैं और कभी कभी हमको खमीरीकरण की प्रक्रिया के लिए उस सूक्ष्म जीव का जो है कल्चर या थोड़ी मात्रा में उस वस्तु में डालना पड़ता है और उसके बाद में खमीरीकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। खमीरीकरण के अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार का खमीरीकरण किया जा सकता है। सामान्य तौर पे खमीरीकरण जो है वो उसके दो प्रकार हैं। पहला कहलाता है लैक्टिक एसिड का खमीरीकरण और दूसरा है अल्कोहल खमीरीकरण। लैक्टिक एसिड खमीरीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें
शर्करा जैसे मुख्य रूप से ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज का लैक्टोएसिलस बैक्टीरिया जो है उसकी उपस्थिति में एनर्जी और लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध का दही में परिवर्तन होना। इसके प्रमुख दो प्रकार हैं। लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है ये दो प्रकार से हो सकता है, एक है होमो और दूसरा है हेट्रो। होमो फर्मेंटेशन जो है वो सबसे सरल प्रक्रिया है फर्मेंटेशन की या खमीरीकरण की। इसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो है वह हमको लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल प्रदान करता है, और जिसके माध्यम से हमने जैसे पिछले स्लाइड में बताया कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दूध का दही में परिवर्तन। और इसमें जो रासायनिक सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो शर्करा है जिसका कि रासायनिक सूत्र जो है उसका C6H12O6 है, उसका परिवर्तन जो है 2CH3CHOH COOH में होता है। दूसरा प्रकार है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का हेट्रो। इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का कन्वर्जन एक मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में होता है और इसके साथ में बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जबकि पहले वाले में मैंने बताया था कि एक मॉलिक्यूल का कन्वर्जन दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में होता है। और इसका जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से हम जो फलों और सब्जियों से शराब बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया जो है वो ये हेट्रो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहलाती है। दूसरी पद्धति जो है किण्वन खमीरीकरण की वह कहलाती है अल्कोहल किण्वन। अल्कोहल किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें शर्करा को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खमीर के द्वारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है इसलिए इसको हम एनारोबिक प्रक्रिया के रूप में भी जानते हैं। इसके बारे में मैंने पिछले इसमें ही आप लोगों को स्लाइड में बताया था कि जो हेट्रो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है वो एक प्रकार से अल्कोहल किण्वन का ही दूसरा रूप है। इस प्रक्रिया में जैसे मैंने पूर्व में परिभाषा देते समय बताया था कि यह प्रक्रिया जो है रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है वो सरल रूप में टूटते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस भोज्य वस्तु में उपस्थित कुछ एंजाइम्स का उपयोग करते हैं और उनकी सहायता से ये कार्बोहाइड्रेट को जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल रूप में बदलने की प्रक्रिया करते हैं। प्रमुख रूप से जो माइक्रोब्स जो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उनमें है बैक्टीरिया, ईस्ट, फंगी और मोल्ड्स। ईस्ट जैसा कि हम सभी ने नाम सुना है, यहाँ चित्र में जो है यह परिलक्षित हो ही रहा है। यह एक कोशीय जीव है और प्रकृति में हमको यह सर्वत्र आसानी से दिखाई देता है। सबसे कॉमन जो सबसे आसानी से दिखाई देने वाला जो है वो है सैक्रोमाइसिस नामक ईस्ट जो है उसका उपयोग हम सबसे अधिक करते हैं। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इसके साथ साथ अनाजों को फर्मेंटेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो इसके माध्यम से बहुत आसानी से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है उनका कन्वर्जन शर्करा से अल्कोहल के रूप में हो जाता है। दूसरा है मोल्ड्स। मोल्ड्स नामक जो सूक्ष्म जीव है ये एरोबिक और प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया में सहायक होते हैं और इनका जो सहन करने की जो क्षमता है वह काफी अधिक होता है। इनकी सॉस, सोया सॉस बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए, सॉसेजेस बनाने के लिए जो है इसका हम सामान्य तौर पे उपयोग करते हैं। इनके द्वारा बनाई हुई चीजें जो है उनकी शेल्फ लाइफ कंपैरेटिवली बहुत अधिक होती है
बहुत से प्रकार के जो चीज होते हैं उनके निर्माण के लिए विशेष प्रकार के मोल्ड्स का उपयोग किया जाता है। इन मोल्ड्स की सहायता से उस वस्तु को रंग, गंध और टेक्सचर के साथ साथ पोषण मूल्य भी में वृद्धि होती है। तीसरा जो फैक्टर, जो तत्व है जो इस प्रक्रिया में सहायक होता है, वह कहलाता है एंजाइम। ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो रासायनिक क्रिया है उसकी दर को बढ़ाते हैं, और इनके मात्रा जो है एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल टेम्परेचर मिलता है, और उनको जो माध्यम है अगर वो सही मिलता है, तो उसके कारण जो है इनमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में ये बहुत आसानी से मदद करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इनके उपस्थिति से या नहीं होने से, या कम मात्रा में होने से, अधिक मात्रा में होने से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पे जैसे मैंने बताया कि दूध का परिवर्तन हम दही के रूप में करते हैं, और यह परिवर्तन जो है उसके लिए हम उसमें दही को ही में थोड़ी सी मात्रा में जो दही होता है, ऐसे उसको कल्चर हम उसको ऐड करते हैं दूध में, और उससे दही का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में दूध को अगर हम सामान्य तौर पर रख देंगे तो उसमें जो स्पॉइल करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी वृद्धि रुक जाती है, और लैक्टोबैसिलस जो एंजाइम है जब हम उनको डालते हैं तो उसके कारण से ये फेवरेबल अच्छे बैक्टीरियाज हैं, और उनके कारण से दूध का परिवर्तन दही में होता है। इस प्रक्रिया में जो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार के एंजाइम वहां पर उपस्थित है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उनके, क्योंकि उसके कारण ये फर्मेंटेशन की पूरी प्रक्रिया और बनने वाला अंत पदार्थ जो है वह उसके प्रकृति से प्रभावित होता है। फर्मेंटेशन करने से निश्चित तौर पे किसी भी भोज्य वस्तु जो है उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं हम उनकी वृद्धि को रोकते हैं, और उसके कारण फर्मेंटेशन के कारण भोज्य वस्तु की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया में जैसे मैंने कहा पिछले स्लाइड में भी कि बहुत सी चीजें अफेक्ट करती हैं, तो सबसे पहली चीज जो अफेक्ट करती है वह है पानी। पानी सबसे आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जिसके कारण माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है या माइक्रोब्स की एक्टिविटी होती है। सामान्य तौर पे अगर किसी वस्तु में पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं है, बहुत कम है, तो उसमें जो है माइक्रोब्स की गुंजाइश बहुत कम होती है, और इसी प्रकार से अगर बहुत अधिक मात्रा में फ्री वाटर उस वस्तु में है तो माइक्रोब्स की गति जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसी वस्तु में अगर पानी की मात्रा पर्याप्त है तो हमको जो फर्मेंटेशन का रिजल्ट है वो उतना ही अच्छा मिलेगा। दूसरा, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन या सांद्रता की का जो है प्रभाव फर्मेंटेशन की प्रक्रिया पर पड़ता है। जहां पर एरोबिक कंडीशंस में फर्मेंटेशन हो रहा है वहां पे अगर ऑक्सीजन कम होगा तो भी प्रॉपरली जो है फर्मेंटेशन नहीं होगा। इसके ठीक विपरीत अगर एनारोबिक प्रोसेस के माध्यम से अगर हम वहां पर फर्मेंटेशन कर रहे हैं, और अगर उस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है वो उसके अंदर प्रवेश करती है तो ये पूरी प्रक्रिया भी अवरुद्ध हो जाएगी। और इस कारण से बहुत बार जैसे हमने देखा है कि खमीरीकरण के माध्यम से जो विनेगर इत्यादि बनाए जाते हैं या वाइन्स बनाई जाती है, अगर उनमें ऊपर से ऑक्सीजन का प्रवेश होता है तो वो वस्तु पूर्णतः सड़ जाती है। तीसरा, टेम्परेचर। टेम्परेचर या तापमान जो है वह फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को बढ़ाता है या घटाता है। सामान्य तौर पे गर्मी के दिनों में जब आसपास का तापक्रम बहुत अधिक होता है तो इस प्रक्रिया में भी इसकी माइक्रोब्स की जो एक्टिविटी है
वह बाधित होती है। और इसके ठीक विपरीत अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो बहुत कम टेम्परेचर पे वो बैक्टीरिया जो है या माइक्रोब जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है वह है न्यूट्रिएंट। क्योंकि अगर हम जिस वस्तु को फर्मेंट कर रहे हैं उसमें प्रॉपर अगर न्यूट्रिएंट उसमें नहीं है, जिनके कारण जिनमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो रही है, तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स की अनुपस्थिति में भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ठीक ढंग से नहीं होगी और फर्मेंटेशन नहीं होने से जो हम एंड प्रोडक्ट चाहते हैं वो हमको प्राप्त नहीं हो सकेगा। पीएच भी, किसी वस्तु का पीएच जो है वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर हम अधिक अम्लीय वस्तु या वस्तु का माध्यम जो है उसका बहुत अधिक अम्लीय है तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती है। किसी वस्तु का पीएच 4.6 से जो है अधिक होता है तो उसके बाद में हम देखते हैं कि उसमें जो है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया प्रॉपरली होती है। सामान्य तौर पे ईस्ट और मोल्ड्स जो है उनका जो पीएच होता है 4 से 4.5 होता है और इसी प्रकार से मोल्ड्स जो है उनका 2 से लेकर 8.5 तक होता है। तो इस प्रकार से पीएच अगर कम होगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती और पीएच जैसे जैसे बढ़ता है उनमें बढ़ने से फर्मेंटेशन की प्रक्रिया ठीक ढंग से होती है। फर्मेंटेशन करने के फायदे हमको सबको यह मालूम होना चाहिए कि खमीरीकरण या फर्मेंटेशन के क्या फायदे हैं, क्यों हमको इनके बनाए हुए पदार्थों को उपयोग में लाना चाहिए। सबसे पहला कि फर्मेंटेशन करने से उस भोज्य वस्तु की शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जैसा मैंने पिछले स्लाइड्स में भी बताया है कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के दौरान जो खराब बैक्टीरिया होते हैं, जो स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी वृद्धि कम हो जाती है और अच्छे बैक्टीरिया जो है उनकी वृद्धि होती है और जिसके कारण उस वस्तु का जो एंड प्रोडक्ट है वो हमको बहुत अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से हम उसको ज्यादा लंबे समय तक रख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम प्रिजर्वेशन करके भोज्य वस्तुओं को रखते हैं। अचार जो है काफी लंबे समय तक हम रखते हैं, तो उसका एक कारण यह भी है कि इनमें जो है अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो उस वस्तु को खराब होने से रोकते हैं। Extended fermentation of few products imparts a distinctive flavor to the foods. इनमें जैसे अभी मैंने आप लोगों को उदाहरण बतलाया कि अचार है, या दूसरा उदाहरण अगर मैं लूं कि एप्पल सीडर विनेगर है, तो एप्पल की जो खुशबू होती है वह बिल्कुल भिन्न होती है, परंतु जब इनका फर्मेंटेशन करते हैं तो फर्मेंटेशन करने के पश्चात क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल बदल जाता है, उसका कलर और फ्लेवर दोनों में हमको बदलाव मिलता है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के पश्चात बहुत से विटामिन जो प्रोसेसिंग के दौरान अनाज में से नष्ट हो जाते हैं वो हमको पुनः प्राप्त होते हैं। विशेष रूप से विटामिन बी जो है वह हमको फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के पश्चात पुनः प्राप्त होता है, इसलिए फर्मेंटेशन हमेशा एक अच्छी प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया मानी गई है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के पश्चात बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो हमको प्राप्त होते हैं, जिनके कारण हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में सहायता मिलती है। इसके अलावा फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में संलग्न ऐसे जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया है, वो हमारे पाचन तंत्र के जो अंग है उनको उनके हेल्थ के मेंटेन करने के लिए उनके फंक्शन को सही सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। और इतना ही नहीं, इन सभी बैक्टीरिया के कारण जो है हम बहुत सी बीमारियां, गंभीर बीमारियों से हमारा बचाव होता है।
और ये बैक्टीरिया हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। फर्मेंटेशन के पश्चात हम जिन भोज्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं, निश्चित तौर पे चूंकि इनका परिवर्तन जटिल से सरल रूप में होता है, तो ऐसे भोज्य वस्तुएं जिनको कि हम कच्ची अवस्था में नहीं पचा सकते हैं, जब इनको फर्मेंटेशन करके हम ग्रहण करते हैं तो ये बहुत सरलता से पच जाती हैं। उदाहरण के लिए हम कच्चा चावल नहीं खा सकते, परंतु हम जब उसको दाल के साथ मिलाकर इडली बनाते हैं तो ये इजीली डाइजेस्टेबल होती है। इसी प्रकार से जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट अर्थात दूध से बने हुए पदार्थ जो है, वे उन सभी लोगों के लिए फर्मेंटेड खास करके लाभदायक होते हैं जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, अर्थात ऐसे लोग जो दूध को पचा नहीं सकते हैं, परंतु जब हम उसका दही बनाते हैं तो दही को वो बहुत सरलता से पचा सकते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन की प्रक्रिया जो है वाकई लाभकारी होती है। हमारे देश में यहाँ पर मैंने कुछ वस्तुओं की लिस्ट दी है जिनका उपयोग हम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स अलग अलग एरिया में, अलग अलग प्रांतों में इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इनका नाम मैं पढ़ रही हूँ। जैसे कि फेनी है, अप्पम है, इडली, डोसा, जलेबी और दही मुख्य रूप से है। अब हम देखेंगे कि इन फर्मेंटेशन करने के या खमीरीकरण करने के पश्चात हम कौन कौन से भोज्य वस्तुओं का निर्माण करते हैं। सामान्य तौर पे जैसे शुरुआत में ही फर्मेंटेशन की परिभाषा में मैंने बताया कि यह उन वस्तुओं पे की जाती है जिनमें शर्करा या कार्बोज होती है। तो सामान्य तौर पे शर्करा या कार्बोज का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं अनाज। तो हमारे देश में जितने भी मुख्य रूप से अनाज का हम सेवन करते हैं, जैसे चावल है, गेहूं है या मिलेट्स हैं, इन सबको फर्मेंटेड करके बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इनमें एक प्रमुखता से माल्टेड व्हीट जो है, ये एक प्रोडक्ट है जिसका उपयोग काफी समय से किया जा रहा है। और इस प्रक्रिया में जो है गेहूं को, साबुत गेहूं को भी जो है अंकुरित किया जाता है, उसको सड़ा करके और उसको फिर भून करके और फिर उसका जो है उपयोग बाल आहार के रूप में इसको किया जाता है। इसको पाउडर के रूप में हम किसी भोज्य पदार्थ के प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं या दूध के साथ में भी इन माल्ट का इस्तेमाल जो है किया जाता है। राइस ब्रान ऑयल एक सीरियल बेस्ड हम कह सकते हैं कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ पे इसका इस्तेमाल होने लगा है। NIN के द्वारा जो है यह सर्टिफाइड किया गया है कि राइस ब्रान मतलब जो चावल की भूसी होती है उससे जो तेल निकलता है, तो उस तेल में जो है विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में होता है और इसका कोई भी दुष्परिणाम मनुष्य के स्वास्थ्य पर नहीं होता है। इस कारण से अब आजकल जिन जिन स्थानों में चावल का उत्पादन होता है वहां पर राइस ब्रान का जो है तेल निकाला जाता है। और इस प्रक्रिया के लिए भी इसको सड़ाने के बाद ही यह प्रक्रिया की जाती है। हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध सीरियल फर्मेंटेड फूड्स हैं उनमें से हम कुछ की यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देंगे। इडली जो है पूरे साउथ में, दक्षिण भारत में खाई जाने वाली जो है एक लोकप्रिय पदार्थ है जिसको कि नाश्ते से लेके हर एक समय पे लोगों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। सामान्य तौर पे इसमें अनाज और दाल का जो प्रतिशत होता है वो 3:1 होता है। इसमें चावल और दाल को अलग अलग भिंगा कर रखा जाता है और उसको पीस करके, ये हम सभी इसकी विधि जानते हैं, इसको पीस करके पुनः 5 से 6 घंटा जो है रखा जाता है और उसके बाद में इससे जो है इडली भाप में जो है देकर इससे इडली बनाई जाती है। तो इस प्रकार से चावल और दाल से बनने वाली यह एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फूड्स है। इसी के प्रकार से डोसा, उत्तपम भी चावल और दाल के मिश्रण से बनाई जाती है। सामान्य तौर पर जो सीरियल के साथ में हम दाल मिलाकर बनाते हैं, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनमें
उड़द दाल का उपयोग होता है। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में हम मूंग दाल और कुछ थोड़ी सी मात्रा में चने की दाल को भी इसमें ऐड करते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ में मैं यहाँ पे चर्चा कर रही हूँ वो है कुजू। कुजू जो है वो तमिलनाडु का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि खीर है। यह नमकीन खीर होती है और इसका रागी के द्वारा बनाया जाता है। इसके अलावा यह बहुत से मिलेट्स से भी बनाई जा सकती है। इस बनाने की विधि कुछ इस प्रकार से है। 1 कप रागी में 2 कप पानी डालकर, रागी का आटा हम लेते हैं इस बनाने के लिए। 1 कप रागी के आटे में 2 कप पानी मिला करके अच्छे से उसको घोल बना लिया जाता है और रात भर इसको रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए। 6 घंटे बाद जो है इसको गैस पे रखकर पकाया जाता है और जब ये गाढ़ी हो जाती है तो इसको पका खाने के लिए दही और इसमें जीरा नमक डालकर इसको इसका जो है सेवन किया जाता है। चूंकि ये फर्मेंटेड होता है इसलिए इसमें सामान्य तौर पे लोग जो है इसको मीठा नहीं खाते हैं, पर टेस्ट के हिसाब से हम इसको मीठा भी बना सकते हैं। एज पर इंडिविजुअल टेस्ट इसको किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वह ये है कि बहुत आसानी से रागी जो है बहुत आसानी से पचती है और विशेष रूप से इसको इस प्रकार से ये जो खुशबू बनाया जाता है यह गर्मी के दिनों में बनाया जाता है क्योंकि यह ठंडक प्रदान करता है। तीसरा हम जिसकी भोज्य वस्तु की चर्चा कर रहे हैं वो है भातुरु। भातुरु एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भटूरे का ही परिवर्तित नाम है, जो कि हमारे देश में हिमाचल प्रदेश का यह प्रसिद्ध भोज्य पदार्थ है। इसको जो है वो नाश्ते के समय भी इन लोग सेवन करते हैं और स्टेपल फूड के रूप में भी इसका सेवन किया जाता है। सामान्य तौर पे इसका बनाने के लिए गेहूं का आटा या जौ को इस्तेमाल किया जाता है और इसको बनाने के लिए आटा गूंथकर रात भर ढक कर ऐसे ही रख दिया जाता है। रात भर में आटे में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है और उस फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होने के बाद जब ये आटा फूल जाता है अच्छे तरह से तो उसको जो है डीप फ्राई करके पूड़ी के जैसे बनाकर डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई करने के लिए सामान्य तौर पे इसके लिए जो है सरसों के तेल का उपयोग किया जाता है। पापड़ बहुत कॉमन, हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रत्येक घर में पापड़ जो है वो इसका सेवन किया जाता है और यह भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स के अंतर्गत आता है। और केवल साउथ इंडिया ही नहीं, हम ऊपर से लेके नीचे तक अगर देखें तो हर स्थान पर पापड़ का उपयोग किया जाता है। यह दाल से बनाए जाने वाला पदार्थ है। इसके लिए दाल को सामान्य तौर पे उड़द की दाल और उड़द की दाल के अलावा जो है मूंग की दाल का भी बनता है, मिक्स दाल का भी बनता है, रेड ग्राम दाल का भी बनाया जाता है और ग्रीन ग्राम दाल होल और इसका सादा भी बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए जो है चने दाल का जो आटा होता है उसको गूंथ करके नमक डाल के और जो है कभी कभी कुछ जीरा और कुछ अदर स्पाइसेस डाल करके गूंथ के रखा जाता है और इस आटे को कम से कम 6 घंटे तक फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है और उसके बाद में जो है उसकी छोटी छोटी लोई बना करके उसको बेलते हैं और बेलने के बाद में इसको ठंडी स्थान पर सूखने के लिए रखते हैं और जब इसका यह पूर्णतः सूख जाते हैं तो इसको भूनकर या तलकर खाने का हमारे यहाँ पर जो है रिवाज है। एक और पॉपुलर डिश जो है जिसकी चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं यह पूर्णतः जो है दाल से बना हुआ और दाल और अनाज से मिलाकर बनाया जाने वाला एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसका ओरिजिनेट हम कहें कि गुजरात है और इसको भी न केवल नाश्ते के समय खाया जाता है अपितु यह सब पूरे समय इसका सेवन किया जाता है। इसमें भी अनाज और दाल को अगर लिया जाता है तो 2:1 के रेशियो में इसको लिया जाता है और
दाल और चावल के जो मिश्रण है इसको भिंगाकर 5-6 घंटा रखा जाता है। फिर दही और हरी मिर्ची, धनिया, अदरक ये सब मिला करके हम इसको वापस मिक्स करके रखते हैं और इनसे जो है भपाकर इनके जो है ढोकले बनाए जाते हैं। इस ढोकले को भी जो है ऊपर से बघार लगाई जाती है। बघार लगाने के लिए सामान्य तौर पे हरी धनिया, मीठा नीम पत्ती और हरी मिर्च जो है वो डाली जाती है। और विशेष रूप से बघार में इसको न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ाने के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से तिल जो है सीजनिंग करते समय इसमें डाली जाती है। यह जैसा मैंने बताया स्नैक्स के साथ साथ मेन सभी समय पे इसको खाने मतलब खाया जा सकता है। इसके लिए ये कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं है। फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स के अंतर्गत हमारे यहाँ देश में जो सबसे मोस्ट कॉमन डेयरी प्रोडक्ट जिसका इस्तेमाल हम फर्मेंटेशन के माध्यम से करते हैं वो है दही। दूध को जो है वो हल्का कुनकुने दूध को जब लैक्टिक एसिड के बैक्टीरियाज के साथ में उसको कल्चर करके रखा जाता है तो दूध का कन्वर्जन दही में होता है। इसके अलावा हम एक और प्रोडक्ट की जरूर से चर्चा करेंगे, वह है मणिपुर का फेमस नागरी जो है नाम से जाना जाने वाला प्रोडक्ट है, जो कि फिश का जो है ये प्रकार है। जो नॉन सॉल्टेड फिश होती है उनको सन ड्राई करके जो है इसको बनाया जाता है। अप्पम जिसकी चर्चा मैंने की थी, अप्पम केरल का पॉपुलर डिश है जिसमें चावल के आटे में नारियल जो है वो मिलाकर इसको बनाया जाता है। चावल को 5 से 6 घंटा तक जो है भिंगा कर रखा जाता है और इसके बाद में इसका महीन पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट में शक्कर, नारियल और थोड़ी सी मात्रा में नमक जो है मिलाकर इसको वापस पीसते हैं और इसको जो है कुछ समय तक रखकर और इसके जो है इस प्रकार से अप्पम बनाए जाते हैं। फेनी भी एक पॉपुलर लिक्योर है जो कि गोवा की है और इसको बनाने के लिए काजू से इसको बनाया जाता है। काजू के जो फल होते हैं उनको उनसे जूस निकाला जाता है और इस जूस को मिट्टी के बर्तन में रखकर 20 से 21 दिन तक के लिए जमीन के अंदर उसको गाड़ के रख दिया जाता है और 20-21 दिन बाद जब इनमें फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है तो उसको फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के बाद निकालने पे यह प्रतीत होता है कि इसमें फर्मेंटेशन जो है केवल 4% इसमें अल्कोहल की मात्रा होती है। इस फर्मेंटेड लिक्विड को कंटिन्यूअस डिस्टिलेशन किया जाता है और डिस्टिलेशन जो है 1 से लेकर 2 बार तक भी हो सकता है और उसके बाद में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में अल्कोहल युक्त जो है यह पेय हमको मिलता है। और गोवा की फेनी जो है काजू की बनी हुई गोवा की फेनी यह अपने आप में प्रसिद्ध है और चूंकि इसका डिस्टिलेशन पहले हम इसका फर्मेंटेशन और उसके बाद डिस्टिलेशन करते हैं इस प्रक्रिया में तो इसलिए एक इसकी विशिष्ट फ्लेवर होती है। जलेबी हमारे यहाँ बनाया जाने वाला एक मीठा जो है पदार्थ है और यह इस पदार्थ जो है यह भी फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। इसमें मैदा जो है उसको दही मिला करके जो है फर्मेंटेशन के लिए घोल बना करके फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है। इसका उपयोग सामान्य तौर पे रिलीजियस जो एक्टिविटीज होती हैं, फेस्टिवल जो होता है उनमें इसको अक्सर बनाया जाता है। फर्मेंटेशन के पश्चात जब ये घोल जो है फूल जाता है तो इसको तलने के बाद में चाशनी में डाला जाता है और चाशनी में डालने से इसका टेस्ट और जो है फ्लेवर दोनों बहुत वृद्धि हो जाती है। आशा है आप लोगों से आज मैंने जिन विषयों पर चर्चा की है
वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने जिन जिन विषयों को कवर किया है वो है मेनली फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, फर्मेंटेशन के प्रकार, और फर्मेंटेशन के क्या लाभ हैं, और फर्मेंटेशन से बनाए जाने वाले सीरियल बेस्ड और पल्सेस बेस्ड मेन प्रोडक्ट्स। अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए है या अगर कोई आपको डिफिकल्टी होती है तो आप मुझसे मेरे मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। इस अध्याय को बनाने के लिए मैंने 3 जो है रेफरेंसेस जो है उसके माध्यम से इसको तैयार किया है। बी श्री लक्ष्मी की किताब फूड साइंस, इसका उपयोग किया है। फूड साइंस की किताब अवंतिना शर्मा की है, उसका भी उपयोग किया है, और कुछ कंटेंट हमने ईपीजी पाठशाला से लिए हैं। थैंक यू।